गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने जो चार्ज स्फीयर पे क्वेश्चन करना चालू करे उसके अंदर पहले हमने क्या किया, अंदर वाले को अर्थ किया, फिर हमने बाहर वाले को अर्थ किया, फिर एक बार हमने अंदर वाले को ऐसे ही छोड़ दिया था बिना अर्थ किए, बाहर वाले को चार्ज दिया था, एक बार अंदर वाले को चार्ज दिया, बाहर वाले को अर्थ किया और डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकाले। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन इसमें फिर थोड़ा चेंज है। अंदर वाले को चार्ज दिया है, बाहर को नहीं दिया, वो दिख रहा है, लेकिन फिर एक वायर से अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया। अब क्या अर्थिंग में क्या होता है वो हमें पता पड़ गया कि पोटेंशियल जीरो करना पड़ता है, लेकिन वायर से कनेक्ट करने से क्या होता है, तो वायर से कनेक्ट करने से ये दोनों गोले एक दूसरे का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता, जब तक करंट या चार्ज एक दूसरे की तरफ भेजते रहते हैं। जिसका भी हाई पोटेंशियल होगा वो लो पोटेंशियल को क्या करेगा, चार्ज भेज देगा। अब हमको ये पता करना है कि अंदर वाले गोले पे पोटेंशियल ज़्यादा है कि बाहर वाले पे। मान लो कि अंदर वाले पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो हाई पोटेंशियल से बाहर वाले पे चार्ज भेजेगा, और अगर बाहर वाले पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो अंदर वाले पे चार्ज भेजेगा। तो ये पहले तुमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि पोटेंशियल किधर जाएगा। अच्छा, चार्ज बाहर वाले को तो दिया ही नहीं है, जो भी दिया वो अंदर वाले को ही दिया है, तो अंदर वाले को जो चार्ज दिया है वो क्या फ्लो होकर बाहर आ जाएगा, ये देखें कि अंदर ही रह जाएगा। तो इसके लिए पहले पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो पहला टास्क ये है कि अपन पोटेंशियल निकालें, जो फिलहाल स्थिति है उसके अंदर पहले पोटेंशियल निकालें, फिर वायर से जोड़ देंगे, फिर देखेंगे कब चार्ज फ्लो हो रहा है कि नहीं। नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ बाहर वाले को चार्ज दे, अंदर वाला ऐसे ही छोड़ दे और फिर कनेक्ट कर दे। तो सारे केसेस बनने पड़ेंगे, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकाल रहे हैं अपन अंदर वाले गोले पे, बाहर वाले गोले पे। ठीक, तो देखें यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे आप पोटेंशियल एट दी आउटर स्फीयर, पोटेंशियल एट दी आउटर स्फीयर, बाहर वाले गोले पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज ड्यू टू इनर स्फीयर यानी कि ए के कारण, और पोटेंशियल बी के कारण। तो जो बाहर वाला सरफेस है, पोटेंशियल एट दी आउटर स्फीयर, इसके ऊपर यहाँ निकाल रहा हूँ पोटेंशियल, ठीक है, सरफेस पे। तो इस जगह पे जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया 1/4πε0 चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज तो इंड्यूस चार्ज, ठीक है, लेकिन नेट चार्ज तो जीरो ही है। तो नेट चार्ज जीरो है तो इसके ऊपर तो पोटेंशियल जीरो ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे चार्ज ही नहीं है ना। अगर मान लो मैं चार्ज ले भी लूँ कि इधर साइड माइनस आ गया, इधर साइड प्लस आ गया, चलो थोड़ी देर के लिए इंड्यूस भी कर देता हूँ मैं, ये माइनस कर दिया। और इंड्यूस कितना होगा, तो जितना अंदर है उतना ही होगा, कि छोटे गोले से बड़े गोले पे इंड्यूस हो जाता है। अब माइनस इंड्यूस होगा तो प्लस भी तो होगा ना साथ में, क्योंकि नेट चार्ज तो जीरो रहना है ना उसका, उसके ऊपर कुछ चार्ज बन तो सकता नहीं है। जो है अंदर ही अंदर वही रिडिस्ट्रीब्यूट होकर सड़क पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो कुछ अंदर चला गया सड़क के अंदर, कुछ बाहर आ गया, लेकिन रहा जीरो। तो जीरो लिखने के बाद ए लिखेंगे नीचे, ए प्लस पोटेंशियल, तो 1/4πε0। ये पोटेंशियल किसका ले रहा हूँ, अंदर वाले का, उसके ऊपर तो चार्ज है क्यू, और डिस्टेंस कितना लोगे उसका, ए लोगे कि बी लोगे। उसका आंसर है उसका ए डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हम यहाँ निकाल रहे हैं ना, तो इस जगह से तो यहाँ तक का ए डिस्टेंस है ना। तो जो पोटेंशियल है वो इस पर्टिकुलर गोले के लिए तो हम आउटसाइड बैठे हैं ना। तो जब इस पर्टिकुलर गोले के लिए तुम आउटसाइड बैठे हुए हो तो वो तुम बी थोड़ी लोगे, फिर ए लोगे ना, सरफेस पे हो। इसका मतलब पोटेंशियल जो आया है V1 बोल दो इसको, तो V1 आया है 1/4πε0 Q/A। अब इसको याद रखना, ये पोटेंशियल आया इसका, ठीक है। अब ये किस पे आया, पोटेंशियल एट द आउटर स्फीयर। अब मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल इन द इनर स्फीयर। पोटेंशियल ऑन द इनर स्फीयर, ठीक है, अंदर वाले स्फीयर के कारण। तो V2 विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ A प्लस पोटेंशियल ऑफ B। तो पोटेंशियल ऑफ A यानी कि बाहर वाले के कारण पोटेंशियल, तो उसके कारण कुछ भी पोटेंशियल नहीं, क्योंकि इनर सरफेस का पोटेंशियल लोगे तो आउटर का भी लेना पड़ेगा। तो एक का माइनस में एक का प्लस में, अल्टीमेटली इस पे चार्ज जीरो है तो इसका पोटेंशियल नहीं होगा। प्लस अंदर वाले का पोटेंशियल आएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q/B। अब B क्यों हुआ, B इसलिए हुआ क्योंकि अब तो अपन इसी सरफेस पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस लेंगे। जब पहले अपन यहाँ तक निकाल रहे थे तो यहाँ तक का डिस्टेंस लिया था। अब यहाँ पे इसको देखें तो V2 इज इक्वल टू आया 1/4πε0 Q/B। ठीक,
अब मैं वन सरफेस को टू सरफेस से जोड़ने वाला हूँ, वायर से दिया है उसने क्वेश्चन में। ये वाली सरफेस कौन सी है हमारी, 1 है, ये वाली सरफेस 1 है, और ये वाली सरफेस कौन सी है, 2 है। अब इनको मैं अगर आपस में जोड़ूंगा वायर से, तो चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो क्या अंदर वाले का पोटेंशियल हाई है? तो क्या ये वाला पोटेंशियल जो अंदर वाले गोले का है ये हाई है क्या? उसका आंसर है हाँ है, क्योंकि बी स्मॉल है। बी जो है बी वो कम है ए से। और यहां देखो, इस जगह पे देखो, इस जगह पे नीचे ए है, ए बड़ा है, तो वहां का पोटेंशियल कम हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बी छोटा है इसलिए वहां का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। तो अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि छोटा गोला है, छोटा गोला में ज्यादा पोटेंशियल होता है हमेशा, ठीक है। तो अंदर पोटेंशियल ज्यादा, ठीक। अब अंदर पोटेंशियल ज्यादा और तुमने इसको आपस में टच कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। तो अपन ने अगली स्टेप क्या ली, बोथ स्फीयर्स आर जॉइंड विथ ईच अदर। मान लो दोनों स्फीयर को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन कर दिया तो हमें ये पता है कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका जो हाई पोटेंशियल है उससे चार्ज बाहर की तरफ जाने लगेगा लो पोटेंशियल पे, क्योंकि ऊपर लो पोटेंशियल है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ तो फिर पोटेंशियल चेंज होगा? तो होगा तो सही, पर उसके लिए क्या है, हाई या लो बने रहना चाहिए, नहीं तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो फिर से समझे बात को, ये वाले का पोटेंशियल कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है मान लो, और इस वाले का कम है। तो हमने जब इसको ज्वाइन किया वायर से तो चार्ज इधर से इधर फ्लो होना चालू हो गया। तो मान लो कि यहाँ से क्यू डैश चार्ज फ्लो हुआ, तो इसके पास तो क्यू था, उसमें से क्यू डैश कम हो गया, और इसके पास कुछ नहीं था तो इसके ऊपर क्यू आ गया। इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस बी है, ठीक है। बोथ स्फीयर्स आर जॉइंड टुगेदर, चार्ज विल फ्लो from inner sphere to outer sphere because the potential of inner sphere is high। ऐसा अपन ने पहले निकाला, ये निकाला यहां पे, ठीक है। अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए चार्ज अंदर से बाहर की तरफ जाने लगा, ये जा रहा चार्ज अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। अब अंदर से बाहर की तरफ जब चार्ज जाने लगा तो एक स्थिति ऐसी आई कि क्यू डैश चार्ज जा चुका, तो अंदर वाले पे बचा क्यू माइनस क्यू डैश, बाहर वाले पे आ गया क्यू डैश, ठीक है। अब ये बताएं कि इस समय कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। अब हम बीच की स्थिति में, बीच की स्थिति का मतलब क्या है, चार्ज जा रहा है, पोटेंशियल पता कर रहे हैं, पोटेंशियल पता करते हैं हम, बीच की स्थिति में पोटेंशियल पता करते हैं। तो अब देखो आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं पहले मैं, आउटर पे, आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल V1 इज वी ए प्लस वी बी, इसमें से ये ए है और ये बी है। तो पोटेंशियल क्या हुआ, V1 इज इक्वल टू वी ए, वी ए के पास चार्ज आ चुका है तो 1/4πε0, उसके ऊपर चार्ज आ चुका है क्यू डैश और उसका डिस्टेंस है ए, यहीं पे निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस तो यही लेंगे। और उधर साइड जो पोटेंशियल बचा दे रहा है छोटा स्फीयर, वो है उसका चार्ज क्यू माइनस क्यू डैश, और उसकी दूरी है यहां से यहां तक ए, फिर से ए। इसलिए जो आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0 कॉमन, ठीक है, 1/a भी कॉमन, तो बचेगा क्यू डैश प्लस क्यू माइनस क्यू डैश। इसका मतलब ये फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A। ये है आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल। कब? जब चार्ज बह रहा, अभी चल रही है प्रोसेस के दौरान, ठीक है। प्रोसेस के दौरान उसका पोटेंशियल Q/A ही है, Q/A है, ठीक है। पोटेंशियल आउट द आउटर स्फीयर पहले भी Q/A ही था, Q/A ही था, और प्रोसेस चल रही है तो भी उसका पोटेंशियल Q/A ही है। अब इनर स्फीयर का देखें, इस समय जब प्रोसेस चल रही है, इनर स्फीयर का पोटेंशियल V2 इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 बाहर का चार्ज जो जा चुका है वो है Q डैश, और डिस्टेंस A ही लेंगे क्योंकि आउटर स्फीयर के अंदर के पॉइंट की बात की जा रही, यहाँ कहीं की बात कर रहा हो। और जब दूसरे का लेंगे तो उसका जो आएगा वो आएगा 1/4πε0, उस पर जो चार्ज बचा है वो बचा है Q माइनस Q डैश, और उसका डिस्टेंस इनर स्फीयर की बात कर रहे हैं तो B लेना पड़ेगा। क्यों B लेना पड़ेगा? क्योंकि हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन बचेगा Q डैश बाय A प्लस Q माइनस Q डैश बाय B, ठीक है। ये पोटेंशियल आएगा इनर स्फीयर पे। अब ये जो पोटेंशियल इनर स्फीयर पे आया, ये पोटेंशियल ऊपर वाले से ज़्यादा हुआ, यानी इनर का ज़्यादा हुआ तो ये आउटर को सप्लाई करती रहेगी, और नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम आके रुक जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि अपन ने शुरुआत में तो ये देखा था कि अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा था, उसने बाहर जाके जो है वो सप्लाई करना चालू किया। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर वाले का ज़्यादा हो जाए और या बराबर हो जाए दोनों के तो ये रुक जाए। तो ये बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये और ये एक्सप्रेशन अलग है। इसका मतलब बराबर तो हुए नहीं, बराबर हुए नहीं तो ये वाला ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है या कम, इससे ये पता करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा है कि कम अंदर वाले का, ये अंदर वाले का है, इनर स्फीयर का है, ठीक है। तो इनर स्फीयर का ज़्यादा है कि कम ये पता करो। अब देखो कैसे पता करोगे, तो Q डैश प्लस Q माइनस Q डैश AB ऐसे। अब तुम क्या करोगे कि एक नंबर सपोज कर लो, ऐसे नहीं समझ में आए तुमको AB में तो एक नंबर सपोज कर लो। मान लो कि हम ऐसा बोल दें कि आउटर स्फीयर जो है वो उसका कोई नंबर ले लो, ठीक है। उसको ले लो, आउटर स्फीयर की रेडियस ले लो और एक इनर स्फीयर की रेडियस ले लो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 20 कूलम चार्ज था, इसमें से यहाँ पे चला गया 4 कूलम, तो इसके ऊपर अब कितना बचा? 16 कूलम, ठीक। यही बात समझ में। और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मान ले कि 2 है और इसकी रेडियस मान लो कि 1 है, ठीक। अब इसके अंदर मैं एक अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो इसको तो मैं K लिख देता हूँ। चार्ज जो बाहर गया वो है 4 और अपॉन में A रेडियस उसकी मैंने ले ली 2, इसका मतलब ये हो गया 2K। अब इसका मैं अगर बोलूँ तो ये हो गया 1/4π को K ले लिया, Q डैश इन्हें जो बाहर जा रहा है दैट इज इक्वल टू, ये है Q डैश चार्ज, Q डैश 4 और रेडियस उसकी है 2 प्लस Q माइनस Q डैश समझ में आया। Q माइनस Q डैश है ये वाला जो बच जाता है वो, तो उसके ऊपर बचा 16 और अपॉन में कितना आया 1। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इट विल बी 2 प्लस 16 प्लस 2 इज 18, इट इज़ 18K, जबकि उधर साइड क्या आ रहा है 2K। इसका मतलब अभी भी उसका पोटेंशियल क्या हुआ? अंदर वाले का ही ज़्यादा है, अंदर वाले का ही ज़्यादा है, तो अंदर वाले का ज़्यादा ही आता रहेगा। अब बोलो क्यों आता रहेगा? उसका कारण क्या है कि अंदर वाले का जो भी पोटेंशियल होगा वो हमेशा बाहर वाले के साथ ऐड होके आता है। फिर से समझा, जब मैं बोलूँगा कि बाहर का पोटेंशियल, ठीक है, और अंदर का पोटेंशियल, तो अंदर के पोटेंशियल इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो B से डिवाइड होगा, और जब यही पोटेंशियल बाहर प्रोवाइड कर रहा होगा तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो A से डिवाइड होगा। A ज़्यादा है, B कम है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कम आएगा और इसका पोटेंशियल ज़्यादा आएगा हमेशा। इसका मतलब ये जब तक चलती रहेगी प्रोसेस, जब तक ये खाली ना हो के ज़ीरो हो जाए, तो अंदर का पोटेंशियल पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये अपना पूरा चार्ज बाहर वाले को दे देगा, ठीक है। जब भी ऐसा गोला हो
तो वो पूरा चार्ज बाहर वाले को दे देता है। अगर मैं इस स्फीयर को बाहर निकाल के पटक दूं और फिर मैं ज्वाइन करूं तो ये अपना चार्ज इसको देगा, और कुछ हद के बाद ये जब दोनों बराबर चार्जेस पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो उस केस में चार्ज बहना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको अंदर पटक दिया तो ये पूरा खाली होके रहेगा, अंदर वाला पूरा खाली हो जाएगा, कि उसका पोटेंशियल कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, अंदर वाले का हमेशा ही कम होगा। तो इससे अपने को क्या पता पड़ा कि V डैश बोल देता हूँ इसको अब मैं, डैश यानी बीच की स्थिति में लिया ना, तो V2 डैश जो है वो अभी भी ज़्यादा है V1 डैश से। ठीक है, तो अंदर वाले का अभी भी ज़्यादा है क्या पोटेंशियल, तो चार्ज बहता रहेगा, चार्ज बहता रहेगा। कहाँ बहता रहेगा? बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब तक अंदर का जीरो नहीं आ जाता, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर until the inner sphere is fully discharged or its charge is zero। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चार्ज जीरो हो गया, मान लो हो गया, पूरा चार्ज उसने दे भी दिया, उसके बाद क्या अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बाहर वाले का होगा, कि बराबर हो जाएंगे? तो उसका आंसर है जब इसने अपना पूरा चार्ज भी दे दिया तो इसके ऊपर आ गया चार्ज। अब इसके ऊपर चार्ज आ गया तो यहाँ पे देखो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q/A। और इस जगह का पोटेंशियल क्या होगा, तो उसका आंसर होगा जब पूरा ही चार्ज यहाँ आ गया तो 1/4πε0 Q/A, क्योंकि बाहर वाले के कारण ही आएगा ना, अंदर वाला तो न्यूट्रल हो गया। तो ये जो सरफेस पे चार्ज होगा उस चार्ज के कारण यहाँ जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो जब ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब पोटेंशियल सेम होगा इन दोनों का। ठीक है, तो उस समय पोटेंशियल सेम होगा जब वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज। एट दैट टाइम पोटेंशियल of both spheres become same। यहां तक कहानी समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया तो अपन ने अंदर चार्ज था, लेकिन वो लीक होके बाहर चला गया। बाहर चला गया तो अब उसने ये पूछा है कि व्हेन बोथ द स्फीयर्स आर जॉइंड बाय द कंडक्टिंग वायर, यदि दोनों स्फीयर को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या होगा, आउटसाइड पे, मिड पे, इनसाइड पे। तो अब कुल मिला के तुम ये बोलना कि चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया, चार्ज यहाँ आ गया, ये खाली हो गया, अब यहाँ निकालना पोटेंशियल वगैरह, ये क्वेश्चन बन गया। तो अब वो करते हैं अपन क्वेश्चन। तो पहले आप ये नोट कर लें, पहले पॉज दबाएं, नोट कर लें। चलिए नीचे ले रहा हूँ, दबाएं पॉज, नोट करें, और नीचे ले रहा हूँ, दबाएं पॉज, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं, और नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं। ठीक है, अब अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भाई दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया है और बाहर वाले पे सारा चार्ज आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, आउटर मोस्ट सबसे बड़े गोले के भी बाहर, फिर मिड पे कितना, बीच में दोनों के, और फिर सबसे छोटे गोले के अंदर कितना है। ऐसे ही पोटेंशियल भी निकालना 3 पॉइंट्स पे। तो अब तुम निकाल पाओगे मेरे ख्याल से, क्योंकि तुमको चार्ज पता पड़ जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता पड़ जाए, हमको ये पता गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, पोटेंशियल अपने को बाहर के लिए उतना लेना पड़ता है जितना कि उसका डिस्टेंस हो, और अगर अंदर होता है तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता। ठीक है, 3-4 ही तो नियम है उसके, तो निकाल लेते हैं। चलिए, ठीक है, देखें, सबसे पहले आउटसाइड के लिए निकाल रहा हूं, केस 1।
आउटसाइड। आउटसाइड इसका मतलब हुआ क्या कि जब तुमने इसको कनेक्ट कर दिया बाहर वाले के साथ तो यहाँ से सारा चार्ज बह के यहाँ आ गया। ये अपनी नई स्थिति आ गई है कि भाई सारा चार्ज जो है वो बह के बाहर आ गया, अंदर वाला खाली हो गया। और चार्ज कितना बह के आया? Q पूरा। अंदर वाले की रेडियस B है, बाहर वाले की रेडियस A है, और जो हमारा पॉइंट सिचुएटेड है वो किसी और ही जगह पे है और वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R। इस P पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल निकालना है तो सीधी बात है, पोटेंशियल सिर्फ बड़े गोले के कारण ही रह जाएगा। अंदर के पास चार्ज ही नहीं है बेचारे के पास, तो क्या करेगा? तो 1/4πε0 Q/A, बस ये हो गया पोटेंशियल बाहर वाली सरफेस पे। ठीक। अच्छा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर वाला कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गोला अकेला ही रह गया है, बाहर वाला। अंदर वाला तो ऐसे ही पड़ा है टाइम पास। तो Q/R²। अच्छा, ये पोटेंशियल R आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाहर है ना पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में R² आ जाएगा, तो वही की वही बात हो गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आउटसाइड में इतना आएगा। अब किसी ने बोला कि ठीक है, अब दोनों के मिड पे बताओ, केस 2 मिडिल, दोनों के मिड में बताओ कितना आएगा भाई पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी कोई ख़ास बात नहीं है, जो भी है वो गोले के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो हो गया। अब समझाऊँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़ीरो हो गया? अंदर वाले के पास चार्ज ही नहीं है, गरीबदास है वो। बाहर वाले के पास चार्ज है, लेकिन ये पॉइंट अंदर है, यहाँ कहीं पॉइंट है बीच में। अब यहाँ कहीं पॉइंट है बीच में, तो उस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, क्योंकि बाहर वाले से तो शील्डिंग मिल गई, इसको अंदर है। अच्छा, किसी ने पोटेंशियल पूछा तो वही आएगा जो इसकी सरफेस पे, क्योंकि ये पॉइंट अंदर है। अभी इसको तो सोचना ही नहीं ना, गोला है ही नहीं, यही है जो कर रहा है, इसके लिए अंदर है, तो सरफेस जितना आएगा तो 1/4πε0 Q/A, सरफेस पे इतना पोटेंशियल है उतना ही इधर आ जाएगा। अब उसके बाद उसने बोला कि अंदर किसी पॉइंट पे इनसाइड, ठीक है, केस 3, इनसाइड किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस पे। तो इनसाइड किसी पॉइंट पे R डिस्टेंस में मतलब यहाँ कहीं पे R डिस्टेंस पे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो, क्योंकि शील्डिंग मिल गई उसको, अंदर के अंदर है वो। तो दूसरी बात, पोटेंशियल की बात करें तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा बाहर वाले को वही अंदर होगा, क्योंकि अंदर वाला तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। तो इस तक पूरा पोटेंशियल सेम है यहाँ से यहाँ तक, और वो वही है जो इस सरफेस पे, यहाँ भी वहाँ भी और अंदर भी। ठीक है, सब दूर पोटेंशियल वही। वो पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 Q/A। अंदर पोटेंशियल इतना है, तभी तो बह नहीं रहा ना चार्ज। और तो ये आपका इनसाइड का केस आ गया। क्लियर हुई बात? तो आपको ये पता पड़ गया कि अंदर अगर गोला रख दिया है तो बाहर भेज देगा वो अपना सारा का सारा चार्ज, और चार्ज यदि उसने बाहर भेज दिया तो सिर्फ बाहर का ही गोला रह गया, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। और उसी से मैंने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है। चलिए, अब आप नोट कर लें, केस 1 से नोट कर लें। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूँ, पॉज दबाएं। देखिए, क्वेश्चन में स्फीयर्स तो अभी भी दो ही हैं, लेकिन इनर स्फीयर थिक है, यानी मोटाई है उसमें, और आउटर स्फीयर भी थिक है। इनर स्फीयर के अंदर की रेडियस ए और बाहर की रेडियस बी है, इसका मतलब मोटाई है, B-A की मोटाई है उसके अंदर, ऐसा मोटा है। अभी तक क्या थिन स्फीयर्स थे, ये मोटा स्फीयर्स है। और उसके बाद ऊपर वाला जो स्फीयर है उसकी बाहर की और अंदर की मोटाई अलग अलग है, बाहर की D, अंदर की C है, इसका मतलब थिकनेस है उसमें D-C। ठीक। अब अंदर वाले को चार्ज दिया उसने 2Q और बाहर वाले को चार्ज दिया 4Q। तो पहले तो ये बताना है कि अभी पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अलग अलग चार्ज, ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताना है कि अंदर वाली शेल पे कितना, बाहर वाली पे कितना। तो इसका जो बी क्वेश्चन है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, और ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिफरेंट जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा। तो पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, जैसे प्लेट में किया था ना उसी टाइप से करना है। तो प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए देखें, सबसे पहले क्या हुआ, क्वेश्चन देखें। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो ये बना दी मैंने इधर साइड। फिर बाहर वाले की इनर अंदर की सी है, बाहर की डी है।
अंदर वाले पे चार्ज है 2q, इस पे है 2q, और बाहर वाले पे चार्ज है 4q, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब उसने पूछा है कि सबसे पहले तो ये बता दो कि व्हाट इज द चार्ज, ये वाला क्वेश्चन पहले कर रहे हैं अपन। व्हाट इज द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर, आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर। दिस इज स्मॉल स्फीयर, ये है स्मॉल स्फीयर, इसकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज बता दो। तो पहले तो ये वाला जो येलो कलर का स्फीयर है वो, और उसके बाद जो ये बाहर वाला स्फीयर है ये ग्रे कलर का स्फीयर है, और इसके अंदर की मोटाई और बाहर की मोटाई दिखा रखी है जो कि C और D है। सब पे चार्ज बताना, ठीक। तो सब सिंपल है, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अंदर की सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया 0। इस पे -2q पे, इस पे -2q इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसके सामने है, ये क्या होगा, इंड्यूस होगा। लेकिन इसके पूरे के ऊपर तो 4q ही रहना चाहिए, और जब 4q ही रहना चाहिए तो जब तुमने इधर -2q कर दिया तो ये पूरे पे 4q बने रहने के लिए इसके ऊपर 6q होना चाहिए, तभी तो 6q -2q नेट चार्ज 4q होगा। तो इसके ऊपर नेट चार्ज 4q है, तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन इस पे कितना आया, +6q, और ये दोनों मिला के अभी भी तो 4q ही है। आ रही बात समझ में, ये दोनों मिला के अभी भी 4q ही है टोटल, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो यहाँ पे अपन ने, उसने पूछा है कि भाई किस पे कितना चार्ज होगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है बी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था। इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर 0 होगा, आउटर सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर +2q होगा, इनर सरफेस ऑफ द लार्ज स्फीयर -2q होगा, आउटर सरफेस ऑफ द लार्ज स्फीयर +6q होगा। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए वाला पार्ट। और करना बच्चा, ए वाले में बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इन टर्म्स ऑफ q एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन सेंटर, r इज लेस देन ए। r इज लेस देन ए मतलब अंदर कहीं पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट है, मान लो p, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पड़ा हुआ है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेटल शील्ड के अंदर है, शील्ड के अंदर शील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो उसके अंदर पहला वाले का आंसर अपन लिख देते हैं, r लेस देन a में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि शील्डिंग में है, अंदर है। चलो ठीक, r बिटवीन a एंड b के बीच में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। a इज लेस देन r इज लेस देन b, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और इसमें क्यों हुआ, क्योंकि शील्डिंग हो गई। और फॉर्मूले से निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन अब इतना समय नहीं रहता अपने पास, तो अपन शॉर्ट में कर रहे हैं उसको। फिर नंबर बोल रहा है कि b से बड़ा और c से छोटा, b से बड़ा और c से छोटा मतलब यहाँ की कहीं की बात की जा रही है, इस जगह की। तो ये वाला जो है वो थर्ड केस है, थर्ड केस में वो P3 की बात कर रहा, पॉइंट नंबर 3, b से बड़ा और c से छोटा, b से बड़ा है c से छोटा है, यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट है P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो P3 पॉइंट पे ये तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला नहीं, क्योंकि इसके तो अंदर ही है, जो भी बनाएगा वो यही बनाएगा। तो ये बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0, उसके ऊपर चार्ज 2q और उसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक r, क्योंकि जब डिस्टेंस बीच की कुछ बात है तो r का स्क्वायर, ये बन गया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, चलिए चौथे नंबर पे पहुंचे हम। चौथे नंबर पे इनर सरफेस ऑफ द, चौथे नंबर पे C और D के बीच, C और D के बीच में फिर मेटल है, ये है C और D के बीच, ये है ना C और D के बीच, फिर मेटल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 0 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि अपन मेटल में हैं, मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। नंबर 5,
अब वो बोलेगा सबसे बाहर यानी आर ग्रेटर देन डी, यानी हमारा पॉइंट कहीं बाहर ही है, आउटसाइड निकालना तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज ड्यू टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2। तो ऐसे केस में एक शॉर्टकट बताता हूँ, जो चार्ज यहाँ हो और जो चार्ज यहाँ हो उस सबको यहाँ कंसंट्रेट कर लो और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे एक ही बार में फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इसका शॉर्टकट है। नहीं तो मेथड ये है कि पहले तो अपन इसके लिए निकालेंगे यहाँ पे फील्ड, फिर हम इसके लिए निकालेंगे यहाँ पे फील्ड। तो इनर सरफेस के लिए, आउटर सरफेस के लिए, चूंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए इनर सरफेस और आउटर सरफेस के लिए, अच्छा दूसरी चीज़ डिस्टेंस तो आर ही आएगा हर केस में, चाहे इनर ले लो चाहे आउटर ले लो, डिस्टेंस तो तुम्हें आर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लोगे ना यूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये आर होगा। तो तीनों केसेस में यही हो, ठीक है। तो 6 केस में ट्रिक क्या है, if you want to find electric field, concentrate the whole charge at center and draw a circle at the point where we want to find the field. Apply formula for electric field ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, देखो कैसे, यहाँ पे कंसंट्रेट कर दो और इसको एक गोला बना लो। वो गोला कौन सा है, यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस आर, जहाँ पे अपने को निकालना है ना पी आउटसाइड, और सारा चार्ज कंसंट्रेट कर दो यहाँ पे। तो चार्ज था कितना, पहले 2Q था और दूसरी वाली पे 4Q था, इसका मतलब 6Q चार्ज था ना टोटल तुम्हारे पास। शुरुआत में जो चार्ज था, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, शुरुआत में कितना चार्ज था, तो देखो एक तो 2Q था तुम्हारे पास और एक तुम्हारे पास 4Q था, तो दो ही जो चार्ज थे, रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ बात अलग हुई, लेकिन अगर टोटल चार्ज कंसंट्रेट करोगे तो ये टोटल आएगा। अब सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ, 1/4πε0, और टोटल चार्ज कितना है 6Q और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब तुम इसको मेथड से भी करके देख सकते हो, ठीक है, तो मैंने तुमको ट्रिक से करके बता दिया। मेथड क्या होती है कि हम एक एक गोले का अलग अलग निकालते हैं और फिर उसके बाद उसका टेस्ट चार्ज से डायरेक्शन निकालते हैं, और डायरेक्शन निकालने के बाद उसमें वो डालते हैं। तो यहाँ पहले तुम एक टेस्ट चार्ज रखो प्लस डेल्टा क्यू में ये वाला जो है चार्ज क्या करेगा, तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला 6Q पॉजिटिव इसको धक्का देगा, फिर ये वाला इसको बुला लेगा, फिर ये वाला धक्का देगा, ये वाला कुछ नहीं करेगा क्योंकि न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब में R स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा ना, नीचे तो सब में R स्क्वायर आना कॉमन ही आ जाना, बस ऊपर चार्ज ही आना। जब चार्ज ही चार्ज आना है तो प्लस का प्लस लोगे, माइनस का माइनस लोगे, इसलिए लोगे क्योंकि डायरेक्शन देखना है, चार्ज का साइन नहीं लेंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को धक्का लगेगा और निगेटिव चार्ज खींचेगा तो बीच में माइनस आएगा, दोनों अपोजिट है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली तुम सारा चार्ज को यहाँ कंसंट्रेट करके भी तो वही काम कर रहे हो। तो ये वाली ट्रिक ज़्यादा बेटर है ना, फिर पुराने जितने क्वेश्चंस करे उसमें भी लगा सकते हो, लेकिन मेथड समझाने के लिए मैंने उसमें यूज़ नहीं करी थी, लेकिन अब आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या ट्रिक लगाई मैंने, सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कंसंट्रेट कर दिया, जिस जगह पे मुझे पोटेंशियल निकालना था, जिस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उस जगह पे मैंने गोला खींचा, और गोला खींचने के बाद जो है वो मैंने ता उसके ऊपर लगा दिया। परंतु याद रहे, नॉट फॉर पोटेंशियल, नॉट फॉर पोटेंशियल, पोटेंशियल पूरा एक एक करके निकालना पड़ेगा। दिस ट्रिक इज नॉट फॉर पोटेंशियल, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ट्रिक लगती है तो कभी कभी क्वेश्चन वो शॉर्ट बनाने के लिए ट्रिक बेस्ड ही लगा देते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ट्रिक बेस्ड ही लगा देते हैं, इसलिए ये ट्रिक बता दी। पोटेंशियल पूरा निकालना पड़ेगा जैसा निकालते आए। ठीक, चलिए नोट करेंगे अब आप इसको। ठीक है, ट्रिक भी नोट कर लीजिए, पुराने क्वेश्चंस में अप्लाई करके भी देखें। क्वेश्चन नोट कर लें पहले, तो पॉज दबाएं। नीचे ले रहा हूं। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन में यदि वो यूँ बोलता कि सेंटर से आगे बढ़ते जाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना के बताओ, यानी कि इस एक्सिस पे डिस्टेंस और इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेंटर से चलो और आगे बढ़ते हो इन्फिनिटी की तरफ, तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो देखें ग्राफ कैसा बनेगा। क्या ग्राफ बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर डिस्टेंस। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं अपन। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैं गोले बना देता हूँ क्योंकि तुमको यहाँ से क्लियर होता जाएगा कि ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या बन रहा, थिकनेस वाले गोले बना दिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक, अब यहां से मैं ग्राफ बनाना चालू करूंगा इस लाइन से, और वो बनाएंगे हम ग्राफ। तो नीचे तक ले लें इसको, लाइन गलत बन गई, यहां से लेना है और इस साइड मुझे यहां तक लेना है इन्फिनिटी तक, ये डिस्टेंस। अब इसमें क्या होगा, जब हम यहां पहुंचेंगे तो यहां ग्राफ बनाएंगे, जब हम इस वाली लाइन पे पहुंचेंगे तो यहां तक ग्राफ लेंगे, फिर ये वाला डिस्टेंस है ना इनर रेडियस, फिर ये दूसरे वाले की आउटर रेडियस, और फिर इसके बाद हम इन्फिनिटी पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से चलते चलते यूं जाएगा एक इंसान, और इस जगह पे कहीं पे वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका। तो यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे बना देते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर साइड क्या है, डिस्टेंस आर। चलो डिस्टेंस आर, अब इधर साइड डिस्टेंस ले लिया, ये वाला तो डिस्टेंस सेंटर से हो गया 0। अच्छा, अंदर वाले की रेडियस a थी, याद है तुमको, ये a थी, फिर इस वाले की रेडियस b थी, फिर और बाद वाले की रेडियस c थी, फिर उसके बाद वाले की रेडियस d थी। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट a पे होगा, ये b पे होगा, ये c पे होगा, ये d पे होगा। अब सबसे पहले जब अपन सेंटर पे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो ये सेंटर पे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ये यहाँ पे गोला बना दिया। उसके बाद जब अपन a तक पहुंचे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। उसका कारण क्या है कि जो इनर स्फीयर था येलो कलर का, इसकी तो सरफेस पे चार्ज था ना, तो इसकी सरफेस पे चार्ज था, तो इन लोगों ने यहाँ पे भी कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनका 0 था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, तो इसका मतलब ये पूरे लाइन से यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सी से स्टार्ट हुआ, इस जगह से बी से, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर डी से स्टार्ट होगा और उसके बाद और। ठीक है, तो ये वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके आगे मेटल है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद जो है वो ग्रे कलर का मैटर था,
ठीक है, ये ग्रे वाला जो मैटर है मेटल है, ये वाला भी मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर्टिकुलर जगह पर, तो इस पर्टिकुलर जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0। इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, अभी उन्हें ट्रिक बताई ना, यहाँ कंसंट्रेट कर दो और डिस्टेंस ये ले लो। तो इसके अंदर चार्ज आ रहा है 2q और डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है b, तो इट इज 2q/b²। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस पे, ठीक है। और उसके बाद अगर अपन और कहीं जाएंगे, इस जगह पे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा, पर आर आता जाएगा। आर यानी डिस्टेंस, यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने पूछा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसको अपन Q लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, और 2q/r² हो गया। इसका मतलब कम हुआ ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। फिर इसके और आगे जाओगे तो इस जगह पर अगर पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा 6q, और अपॉन में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6q/d², ठीक है, इट विल बी 6q/d²। और उसके बाद अगर अपन यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बाहर, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E इक्वल टू 1/4πε0 और 6q और अपॉन r², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उस वक्त हमें पता नहीं कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r ले लिया अपन और सारा चार्ज कंसंट्रेट कर दिया सेंटर पे। तो इस तरीके से इसका वो बना। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि नीचे की तरफ जाएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि वो भी नीचे की तरफ जाएगा, तो बीच में नहीं आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ और इसको कहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो C से स्टार्ट हुआ और D पे ख़त्म हुआ, इसके बीच के हिस्से में 2b/r² था। अब ये 2b/r² है और ये 6q/d² है। अब चूंकि हमारे पास D की वैल्यू पता नहीं है कि कितनी है और Q की भी वैल्यू क्लियरली पता नहीं है, इसलिए अपने को सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज लगा के इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो उस केस में बस ये बता देंगे कि यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और समय के साथ साथ कम हो रहा। तो देखें यहाँ पे बना देते हैं ग्राफ इसको। B से लेके C तक बनाना है ना, तो B से लेके C तक इट इज़ 2q, तो यहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ पे कहीं लिख देंगे 2q और ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा। उसके बाद फिर मेटल ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद जो है वो 6q/d² बनाना है मुझे, 6q/d²। तो 6q अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो यहाँ से फिर ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से नीचे, क्योंकि r² का ग्राफ है, तो r² का ग्राफ है तो नीचे तो जाएगा और ऐसा कर्व ले लेगा ये यूँ, लेकिन मिलेगा नहीं है कभी भी इधर इन्फिनिटी से। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ये यहाँ पे जगह छुट्टी रहेगी, अगर चाहो तो मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ ऐसे, यहाँ पे ग्राफ है और यहाँ ग्राफ, बीच में मेटल है इसलिए ग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये मेटल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और ये भी मेटल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और बची हुई जगह पे यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुआ है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 6q/r² से, और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुआ इससे, ठीक है। चलिए बना लीजिए ग्राफ। बना ले पॉज दबा के। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियल डिस्टेंस r। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि थिक स्फीयर्स के भी अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या फॉर्मूले लगाने हैं,
कहाँ पे अप्लाई करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने। और भी बीच में क्वेश्चन ले लेंगे, तो अब अपन आगे फिर अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए।